नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की हमारी एक और धमाकेदार पॉलिटिकल डिबेट। लेट्स गो। शायना एनसी प्रवक्ता शिवसेना की हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ नेता लेफ्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत जी हैं जो कि कांग्रेस की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन भी हैं और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं। सुप्रिया जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट लेने की होड़ है। मोदी सरकार तो मान रही है कि वही वापस लेके आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सुप्रिया जी। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं एक बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूं, और बात ऐसी है कि कुछ चीजें जो होती है वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए राजनीति से ऊपर होती है, और वो दलगत राजनीति से भी ऊपर होती है। वो कौन सी सरकार किस पार्टी की है उससे भी ऊपर होती है। चाहे वो टेररिज्म से निपटना हो, चाहे वो ऐसे लोगों से निपटना हो जिन्होंने हिंदुस्तान की भूमि पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर हमारे लोगों के साथ उनकी हत्या करी हो या उनका खराब साथ व्यवहार किया हो। और ऐसे में हम इसका सपोर्ट करते हैं। हमें संतुष्टि है इस बात की कि एक व्यक्ति जिसकी 26/11 में भूमिका थी, जिस 26/11 में 166 लोग इस देश के शहीद हो गए थे, सुरक्षा कर्मी थे और लोग घायल हुए थे, वो हिंदुस्तान उसका प्रत्यार्पण हुआ है। लेकिन उसी बात पे मैं, और मेरा राष्ट्रवाद मुझे कहता है कि कोई भी सरकार हो उसका काम है ये करना, लेकिन ये काम गवर्नेंस एंड कंटिन्यूटी होता है। 2008 में जब ये हमला हुआ और उसके बाद की जो कार्रवाइयां हुई, मुझे इस बात की संतुष्टि है और गर्व है अपने देश की एजेंसीज पर, गर्व है अपने देश के लीगल फुल प्रूफ सिस्टम पे, उन साक्ष्यों पर, उन सबूतों पर जो अमेरिका की कोर्ट में हमने दिए और जिसकी बदौलत नागौर राणा हिंदुस्तान का इसका प्रत्यार्पण हुआ है। मुझे और भी खुशी होती अगर डेविड कोलमैन भी यहाँ आया होता, जो गिलानी है और पाकिस्तान नागरिक था, अपने आप को अमेरिकन आप बताता है। लेकिन ये एक सरकार का शुरू किया हुआ और एक सरकार का खत्म किया हुआ प्रक्रिया है। अगर यूपीए सरकार ने साक्ष्य या सबूत ना दिए होते, एक फुल प्रूफ केस ना बनाया होता, फॉलो अप ना किया गया होता, प्रेशर ना बनाया होता अमेरिका ने, तो शिकागो की कोर्ट ने तो उसको रिलीज कर दिया था। असलियत यह है कि डेविड कोलमैन बाद में अप्रूवर बन गया, वो नहीं भेजा गया और तमौर राणा आया है। इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे हेमंत करकरे जैसे शहीदों का, हमारे 166 नागरिकों के शहीद शहादत का बदला लिया जा सके। मैं सीधा शायना एनसी से रिएक्शन लेता हूं। शायना एनसी, इसके मायने क्या है? और ये तो कंटिन्यूटी में है, इसमें आपने एहसान थोड़ी करा है। शायना एनसी 40 सेकेंड्स, देन सुधांशु वेट। सुप्रिया जी, आई विल कम बैक टू यू। शायना एनसी 30 सेकेंड्स। अमीश। सुप्रिया जी 50 सेकेंड्स, देन सुधांशु जी। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पृथ्वीराज चव्हाण का वो स्टेटमेंट सुना था, उसमें पहली लाइन वो कह रहे सख्त से सख्त सजा दो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि किसी लचीलेपन की उम्मीद मैं अपनी सरकार से करना चाहती हूँ। He should be hanged to death for what he did against the Indian state। मैं आधिकारिक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की आपके सामने बैठी हूँ। मेरी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ये कार्रवाई शुरू करी थी, शिकागो कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया था। हमारा प्रेशर था, हमारी कार्रवाई थी, हमारी एनआईए थी जिसने लगातार इस मामले को जारी रखा। ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान की सरजमी पर बिल्कुल एग्जीक्यूट करना चाहिए। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है जिसने 166 हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है। ये मैं बिल्कुल दमखम के साथ कहती हूँ। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म पर मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह का लचीलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, प्रज्ञा ठाकुर को आपने जिन्होंने श्राप देने की बात कही थी। जी नहीं, बहुत गलत बात कही थी जिन्होंने श्राप देने की बात कही थी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ये जो मैं बोल सकती हूँ बिल्कुल प्लीज। बराक ओबामा की किताब में जो छपा है उसको ब्रह्म वाक्य बनाकर बीजेपी यहाँ पर बोल रही है। लेकिन 2023 का मुझे वो मंजर याद है जब बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया था, और नरेंद्र मोदी तब यूएस में थे, और बराक ओबामा ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है उससे आंतरिक टेंशन बढ़ रहा है, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होने की बात थी, और पूरी की पूरी बीजेपी ने उनको क्या क्या
नहीं कहा था, इनकी आईटी सेल ने उनको आतंकी तक घोषित कर दिया था, उनको बराक हुसैन ओबामा कहने लगी थी, उनको आतंकी ताकतों से जुटा हुआ बताने लगी थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। वो ब्रह्म वाक्य था। असलियत ये है कि ये देश बहुत सारी चीजें जानना चाहता है। ये देश जानना चाहता है कि जितने भी आतंकी हमले हुए उन सब लोगों को सजा हो जो उसके पीछे थे। अरे हाफिज सईद ये करने की जगह ही नहीं होता अगर आपने उसे रिहा नहीं किया होता लाखों करोड़ डॉलर के साथ। आप तो वो लोग हैं जो आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि 300 केजी का आरडीएक्स हिंदुस्तान की सरजमी में कौन लेकर आया। आप वो लोग हैं जब प्रधानमंत्री बने तो आप बिना किसी को बताए पाकिस्तान लपके हुए नवाज शरीफ से गले मिलने चले गए, उनका हैप्पी बर्थडे टू यू गाने चले गए। आपने तो पहली बार इंडिया की सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक एजेंसी आईएसआई को पठानकोट पे आकर अंदर आकर मुआयना करने का मौका दिया। आप बात करेंगे आसिया अंद्राबी से लेकर सैफुल्लाह तक अगर मुंह खोल दूंगी तो बड़ी पर्दे उठ जाएंगे। यहां पर असली बात यह है कि पाकिस्तान से संबंध सुधारने के चक्कर में आपने हमारे देश को वहां पर जाकर बेइज्जत कराया। आप वहां गए और उसके बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें करी वो सबको पता नहीं। आप कह रहे हैं कि जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहां गए तो उन्होंने भारत को जाके बेइज्जत कराया। ये बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैडम, और आप इसका जरूर जवाब दें सुप्रिया जी। 26/11 के बाद क्या कांग्रेस सरकार को जो करना चाहिए था वो उसने करा? क्योंकि आप बराक ओबामा को डिस्क्रेडिट कर सकती हैं कि बराक ओबामा की बात को आप नहीं मानती। फली होमी मेजर पूर्व एयर चीफ मार्शल तत्कालीन उन्होंने बोला सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एयरफोर्स तैयार थी, गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। एंड मनीष तिवारी इज ऑल्सो सेइंग दिस, ये हमारी गलती थी, कमजोरी थी। आपको मेरे स्टेटमेंट में बड़ा स्टेटमेंट दिखा, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता ने हमारी सरकार के लिए किया उसमें बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिखा। मैं तो पूछना चाहती हूं, चलिए हमने सारी गलतियां कर दी, ये रामदूत बनकर आए थे, ये क्यों गए पाकिस्तान? इन्होंने पाकिस्तान से संबंध क्यों रखे? इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बिना सबको बताए पाकिस्तान गए? और एक मिनट, आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए, क्योंकि जवाब इस देश को जानना जरूरी है। 2008 नवंबर में ये वाला हमला हुआ और असलियत ये थी कि 2008 नवंबर के दौरान ये पूरी दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रही थी। असलियत ये थी कि चिदंबरम जी के होम मिनिस्टर बनने के 2 दिन बाद, वो इस घटना के बाद होम मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे, 2 दिन बाद कॉन्डोलीजा राइस डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आई और उन्होंने कहा कि हम दरवाजा खोलो, दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। अंदर ये शस्त्रधारी देख रहे हो? बाहर सरकारी कर्मचारी देख रहे हो? ओह नो, लगता हम पूरी ताकत से आपको इसमें समर्थन करेंगे और दुनिया उससे गुजर रही है और हम चाहते हैं कि इसको हम लोग सुलझाएं मामले को। ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। ओके, देखिए, आज एक रहस्योद्घाटन हुआ। कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से ये बात निकल गई कि अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं, और मैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा शहीद तुकाराम ओमले को, जो मुंबई पुलिस के वो सिपाही थे जिन्होंने अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। वरना लोगों को याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जितने भी आतंकी आए थे, अब आप बोल चुकी हैं, ज्यादा मत बोलिए, मैं अभी आपको और बता रहा हूं, शांति से अपने टर्न का इंतजार करिए। जैसे मैं शांति से आपकी सारी बातें सुन रहा था, सही गलत जो भी है, जो आपका अधिकार है बोलने का, तो मेरा भी अधिकार है। अब सुनिए, सारे आतंकी हाथ में लाल रंग का कलावा पहन के आए थे, और अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता कसाब तो ये आरएसएस टेरर की थ्योरी चेप देते। कोई किंतु परंतु नहीं है। डेविड कोलमैन हेडली की इन्होंने बात कही, डेविड कोलमैन हेडली से इंट्रोगेशन हुआ है, एनआईए का ऑफिसर वहां गए तो पूरी बात बताइए ना। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी उसने बताया कि उसने क्या क्या काम किया और आईएसआई से कैसे पैसा आया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी वाइफ थी फौजिया, उसका भी एफबीआई के सामने दिया गया बयान है। और इन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को, जो ये खुद इनकी सरकार आईएसआई के मान रही थी, अचानक यू टर्न लेकर हिंदू टेरर पे ले आए। अरे साहब,
वो तो भला हो शहीद तुकाराम ओमले का, वरना आपने तो इसको भी बना दिया होता। किताब लिख के तो अजीज बरनी की तैयार ही थी। और वैसे हम किसी को ब्रह्म वाक्य नहीं मानते सुप्रिया जी। ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब में एक रोचक वाक्य भी लिखा है इसी प्रॉमिस लैंड में, राहुल गांधी जी के बारे में। ये बैरक ओबामा का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा उनकी स्थिति क्लास के उस बच्चे की तरह है जो स्मार्ट बनने की कोशिश तो बहुत करता है टीचर को इंप्रेस करने के लिए, मगर उसे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। ये बैरक ओबामा ने लिखा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने किया देश की सुरक्षा के लिए, मैं दर्शकों से कहता हूं 26/11 का हमला हुआ 2008 में, उसके बाद भी तो देश पे अनेक आतंकी हमले हुए। जयपुर में ब्लास्ट हुआ 2012 में, हुआ कि नहीं? आजाद मैदान की घटना 2012 में हुई कि नहीं? हमारी सरकार आने के बाद पूछिए 2014 से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, चेन्नई, पुणे, बताइए सूरत, कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, मुंबई की लोकल ट्रेन में कई बार धमाके हो चुके थे। जगह जगह बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज दिखाई पड़ता है कहीं? खत्म हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे घाटी से खत्म हो गए, ISIS के झंडे घाटी से खत्म हो गए, पाकिस्तान के झंडे घाटी से खत्म हो गए। और जो आपने कहा कि मोदी जी ने क्यों बुलाया था, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा मैं आपको, हमारी मैंने दिया आदत है पहले कि भी पहले दिया। पुचकारते ओके, हैं सुधांशु मोदी जी। जी ने। और विवेक श्रीवास्तव, नेता लेफ्ट के विवेक श्रीवास्तव, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये बड़ी उपलब्धि है, इसको लेकर विपक्ष का जो विचार है वो क्या एकजुट है? जी विवेक जी। बिल्कुल एकजुट है। मैं टोटली एंडोर्स करता हूं जो सुप्रिया जी यहां पे कह रही हैं, मैं टोटली एंडोर्स करता हूं। कांग्रेस ने शुरुआत करी, आज फैशन हो गया है कांग्रेस को कमजोर कहने का। ये इजराइल की कॉलोनी जो भारत को बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको एक मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ कहा था, ये इज्जत अफजाई हुई थी इस मुल्क की जब 10 साल तक एक चीफ मिनिस्टर को वीजा नहीं मिला, एक मुल्क का वायलेंट कहा गया। कितना कुछ कहूं। अटल बिहारी वाजपेयी को क्वेश्चन करेंगे सुधांशु त्रिवेदी, जब आगरा की वार्ता करी थी और मुशर्रफ को बुलाया था, कमजोर कहेंगे उन्हें? एंटी नेशनल कहेंगे? ना कांग्रेस ने कहा ना कम्युनिस्टों ने कहा, क्योंकि पड़ोसियों से बात करनी चाहिए और आप डायलॉग करेंगे तभी डिप्लोमेटिक। कॉन्डोलीजा राइस ने आपको टर्म्स डिक्टेट कर दिए। आई मीन दिस इज द लैंग्वेज जो सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद यहां यूज कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि मिसेस इंदिरा गांधी ने 45 मिनट तक निक्सन को बिठाए रखा नीचे यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्लेयर हाउस में। नहीं, आप सुनिए पहले सर, आप पहले वाजपेयी पे प्रश्न उठाइए। अगर आप कांग्रेस पर कम्युनिस्टों प्रश्न उठाते हैं कि हम क्यों अपने पड़ोसियों से बात करके वार्ता करना चाहते हैं, तो वाजपेयी पे उठाइए, पहले आप उठाइए उनके ऊपर प्रश्न और कहिए वो एक एंटी नेशनल थे और दबे हुए थे और डरे हुए थे मुशर्रफ से। कहिए आप इस बात को, जो इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी के बारे में कहिए उसको भी कोट करिए आप। और देशद्रोही कहने से पहले किसी भी पार्टी को इस मुल्क की 2 बार सोचिए जरा। किसी ने किसी पार्टी को देशद्रोही नहीं करा, मेरे कार्यक्रम में कोई नहीं कहता किसी ने। ये आप मिसकोट करें, बिल्कुल यही कह रहे हैं, देशद्रोही नहीं कहा। हाँ, किसने करा? ना शायना एनसी ने बोला है ना सुधांशु ने बोला। आरएसएस के ऊपर उंगली उठ जाएगी। हाँ, लवड़े न भोज। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यही नहीं, अभी और सुनिए। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। दोस्तों, इस डिबेट को देखने के बाद एक चीज़ तो बहुत साफ है कि मीडिया इस देश में अब टिकाऊ नहीं बिकाऊ हो चुका है। इस भारतीय लोकतंत्र का वो 4th पिलर नहीं 4th किलर हो चुका है, क्योंकि पहला किलर मोदी जी, दूसरे अमित शाह और तीसरे स्वयं में इन राज्यों के राज्यपाल जो द्वारपाल बन के रह चुके हैं। अब्बास कमर साहब अपनी 4 लाइनें एक शेर के माध्यम से इस मीडिया की सूरत हाल को बयां करते हैं कि सामने वाले को हल्का मानकर भारी हैं आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, उफ तलक नहीं करते जिल्ले लाही के खिलाफ, उफ तलक नहीं करते जिल्ले लाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। तो दरबारी बनने का काम भारतीय लोकतंत्र में राज्यपालों का, द्वारपालों का, पत्रकारों का, चाटुकारों का हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारा सहयोग करेंगे इस देश में अच्छा लोकतंत्र स्थापित करने में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने इस चैनल को प्रमोट कीजिए। बीइंग टीचर
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।